देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग सिंगली रीइंफोर्स बीम सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको वाइट बोर्ड पे जो लेक्चर्स दिए थे उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि उनको बोर्ड में साफ नहीं दिखाई दे रहा है और क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए कोशिश की है कि इसको नोट्स फॉर्म में आपको बताया जाए। अब देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन एंड ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सिंगली रीइंफोर्स सेक्शंस वो सेक्शंस होते हैं, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शंस वो सेक्शंस होते हैं जहाँ पे जब किसी बीम या स्लैब में टेंशन आता है वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ टेंसाइल एरिया पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं। तो ये सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन का देखिए एग्जांपल है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। नेचुरल है सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, नीचे की वो टेंशन आएगा। तो ये बॉटम में हमने एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, इसको हमने AST कहा है। इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखा दिया। बी जो है विड्थ ऑफ द बीम है, डी स्मॉल डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है और डी जो है टोटल डेप्थ ऑफ द बीम कहलाती है। अब देखिए, राइट हैंड साइड में हम थोड़ा और जाते हैं तो ये हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। मतलब अगर इस पूरे सेक्शन को हम कंक्रीट के टर्म में बदलें तो एक फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि जो स्टील होता है उसको M से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। M क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो होता है। तो जब हम इक्विवेलेंट कंक्रीट डायग्राम बनाएंगे एरिया का, तो ये देखिए इसमें क्या है कि जो एरिया ऑफ स्टील है इसको हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए Na लिखा हुआ है, इस Na को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। और देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेन डायग्राम गलत लिख गया, इसको स्ट्रेस डायग्राम कर लीजिए। ये स्ट्रेस डायग्राम में क्या है, देखिए ऊपर जो है सिग्मा CBC है। सिग्मा CBC क्या है, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, और सिग्मा ST क्या है, वो अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील है। M क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है। NC और D माइनस NC, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऊपर से हम NC नाप रहे हैं तो टोटल डेप्थ चूँकि D है तो नीचे वाला पोर्शन D माइनस NC है। देखिए, इन दोनों दो डायग्राम में हमें दो न्यूट्रल एक्सेसेस मिलते हैं। न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सेस वो एक्सेस होता है जहाँ पे जो स्ट्रेस होती है वो जीरो होती है, या स्ट्रेन जो होता है वो सेक्शन में ज़ीरो होता है। अब देखिए, इसमें दो न्यूट्रल एक्सेस हम RCC में निकालते हैं और एक एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस का नाम होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस को हम CNA भी कहते हैं, और CNA जो होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, इसको स्ट्रेस डायग्राम से निकाला जाता है। स्ट्रेस डायग्राम मतलब ये जो पहले डायग्राम बना है इस मदद की डायग्राम से जो NC निकालते हैं, ये NC जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कहलाता है। तो अब देखिए, इसी डायग्राम को हमने यहाँ रिट्रेट किया हुआ है। तो देखिए NC ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ है। ऊपर जो है जो स्ट्रेस है वो सिग्मा CBC है, अलाउबल स्ट्रेस इन, ये देखिए अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट, और नीचे है सिग्मा ST/M, मतलब अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलर रेशियो। अब देखिए, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमको मिल रहे हैं बच्चों। इस दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमको मिल सकता है सिग्मा CBC/NC इज इक्वल टू सिग्मा ST/M/D माइनस NC। सपोज कर लीजिए कि हम एक ग्रेड लेते हैं जिसमें हम स्टील का ग्रेड लेते हैं माइल्ड स्टील, जिसको Fe250 कहते हैं, और कंक्रीट का ग्रेड हम लेते हैं M15। तो सिग्मा CBC की वैल्यू M15 के लिए होती है 5 MPa और सिग्मा ST होती है 140 MPa। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा CBC/NC इज इक्वल टू सिग्मा ST/M इंटू D माइनस NC। सिग्मा CBC की जगह हम 5 ले लेते हैं, सिग्मा ST की जगह हम 140 ले लेते हैं, M की जगह हम लेते हैं कि M कितना होता है 280/3 सिग्मा CBC, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो M की वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप करते हैं तो देखिए ये सिग्मा CBC ऊपर आ जाता है और सिग्मा 280 नीचे आ जाता है। यहाँ से देखिए सिग्मा CBC और सिग्मा CBC कैंसिल हो जाता है, और इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिग्मा ST का मान निकालें तो NC का मान जो है 0.4D आता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस इसमें ये निकल के आता है कि जब हम देखिए सिग्मा CBC और M का मान रख रहे हैं तो ऊपर देखिए दोनों सिग्मा CBC भी आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी जो ग्रीन लिखा है सिग्मा CBC आ रहा है, ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रल एक्सेस NC होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ
ग्रेड ऑफ स्टील पे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिए एनसी यहाँ हमने लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रेस ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ना कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो बच्चों देखिए अब हमने आपको एक छोटा सा आपको वर्कआउट दे दिया कि आप Fe250 स्टील के लिए और Fe415 के लिए, M15, M20 और M25 के लिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकालेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम की सहायता से निकालेंगे और दो समानांतर त्रिभुज या इक्विवेलेंट ट्रायंगल की हेल्प से या दो सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से आप इसको निकालेंगे। तो ये चीज़ आप निकाल लीजिएगा और इस जो हमने खाली स्थान छोड़ा उसको आप भर लीजिएगा। तो ये आपको करना है। तो पहला स्टेप हमने क्या लिया कि हमने जो डिस्कस किया आपसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस जो हम किससे निकालेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो फिगर हमने दिखाए, एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम दिखाया और एक हमने दिखाया है इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया डायग्राम। तो कंक्रीट एरिया डायग्राम से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं और कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हमने निकालना देख लिया, अब हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालना देखते हैं। तो अगले पेज में जाते हैं। देखिए अगले पेज में ये हम देख रहे हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस में हमको एरिया देखना है। देखिए कंप्रेशन का एरिया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ अगर मैं NA मान लूँ तो कंप्रेशन एरिया कितना हो जाएगा, B × NA ये हो जाएगा। और टेंसाइल एरिया कितना हो जाएगा, AST एरिया ऑफ स्टील है, चूँकि इक्विवेलेंट डायग्राम है इसलिए M × AST कहेंगे, ये इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया हो गया। M × AST क्या हो गया, ये टेंसाइल एरिया हो गया कंक्रीट का। कंक्रीट चूँकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की स्ट्रेंथ को निगलेक्ट कर दिया जाता है इसलिए केवल स्टील के एरिया को ही हम इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेकिंग मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंसाइल एरिया अबाउट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। अब हम करते क्या है कि इस न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट कंप्रेशन एरिया और टेंसाइल एरिया का आघूर्ण लेते हैं और उसको बराबर कर देते हैं। मतलब कंप्रेशन एरिया के अबाउट का आघूर्ण न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट और टेंसाइल एरिया का आघूर्ण अबाउट न्यूट्रल एक्सेस, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए कंप्रेशन एरिया कितना हुआ, B × NA, इसकी CG कहाँ होगी, NA/2 पे। यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट हम इसका आघूर्ण लेंगे तो क्या होगा, B × NA एरिया हो गया इंटू NA/2। ये देखिए NA/2, तो ये आघूर्ण हो गया कंप्रेशन एरिया का। टेंसाइल एरिया का आघूर्ण कितना होगा अबाउट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, M × AST एरिया हो गया इंटू ये देखिए टोटल डेप्थ D है, D में से NA घटा देंगे, D - NA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये आपको मिल जाएगा M × AST इंटू D - NA। तो एक्चुअल area of the movement about actual neutral axis of tensile and compressive area will give the actual neutral axis। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई बीम है जिसका डायमेंशन दिया है 250 mm और जिसका डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दिया है 500 mm। एरिया ऑफ स्टील जो है हमको 5 बार दिए हैं 14 mm डायमीटर के, ये देखिए 5 बार 14 mm डायमीटर के दिए हैं। तो अगर एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा तो क्या होगा, एक का एरिया कितना होगा, π/4 × 14 का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, इंटू 5 रीइंफोर्समेंट है मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 769 mm स्क्वायर। इतना स्टील इसमें पड़ा हुआ है। अब सपोज़ कर लीजिए हम मान लें कि हमको ग्रेड दिया हुआ है M20, मतलब M20 कंक्रीट ग्रेड दिया, Fe250 मतलब माइल्ड स्टील हमें स्टील ग्रेड दिया, और सपोज़ कर लीजिए M का मान हमें 13 दिया। नहीं दिया है तो हम 280/3 सिग्मा CBC से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये 13 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हुआ, सिग्मा CBC का मान जो है 7 MPa हो गया, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा ST कितना हो गया 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस जो पिछले एग्जांपल दिया, जो सिमिलर ट्रायंगल से स्ट्रेस डायग्राम के उससे आता है, सिग्मा CBC/NC = सिग्मा ST/m इंटू D - NC। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो NC का मान हमारा आता है 197 mm। मतलब जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है वो आ रहा है कितना, 197 mm। ये कहाँ से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हम निकालेंगे, ये हम स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे। अब आता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस देखिए हमने कंप्रेशन एरिया और टेंसाइल एरिया का मूवमेंट अबाउट
न्यूट्रल एक्सेस निकाला है, तो ये BNA²/2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस NA आ रहा है। B का मान कितना है 250/2 इंटू NA²। M 13 हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील 4 बार पढ़े हैं, 14 mm के हैं, तो इसका एरिया हमने ऊपर निकाल रखा है 769 mm², इसको रख दिया। D हमें इफेक्टिव दर 500 mm दिया हुआ है, देखिए 500 mm दिया हुआ है हमको, और NA ये रख दिया। तो ये एक द्विघातीय समीकरण आ गया। इसको आप श्रीधराचार्य रीति से सॉल्व जब करेंगे तो आपको NA के 2 मान मिलेंगे। एक मान जो होगा वो 500 के अंदर होगा और एक मान प्रॉबेबली 500 से ज़्यादा होगा या नेगेटिव होगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो हमें रियलिस्टिक वैल्यू मिलेगी इसकी, वो वैल्यू मिलेगी 164 mm। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो NA का एक मान आपको मिलेगा जिसका मतलब निकलेगा, और वो 164 mm होगा। तो ये देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने आपको 2 चीज़ें निकाल के दिखाई, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो इस केस में 197 mm आ रहा है, और एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो इस केस में 164 mm निकल के आ रहा है। अब देखिए, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ये निकालते क्यों हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ये देखिए, हम एक कंसेप्ट आगे आते हैं बैलेंस सेक्शन का। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे देखिए लिखा है बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीच देयर परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। जैसे जब लोडिंग होती है किसी बीम में, तो क्या होगा कि जो कंक्रीट होगी वो भी स्ट्रेस होगी और जो स्टील होगा वो भी स्ट्रेस होगा। अब दोनों केसेस में हमने कुछ कुछ अलाउ कर रखा है। मान लीजिए कि हम M15 और Fe250 का एग्जाम्पल लें, तो इसका मतलब हुआ जब लोडिंग हुई तो कंक्रीट में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें कितनी अलाउ होगी, M15 के लिए 5, और Fe250 के लिए स्टील कितना अलाउ होगा, 140। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम लोडिंग लें, तो लोडिंग की वजह से कभी भी जो कंप्रेसिव फाइबर है वो इतना नहीं होगा कि वो 5 Nm/mm² से ज़्यादा हो जाए कंक्रीट के केस में कंप्रेशन में, और 140 Nm/mm² से ज़्यादा हो जाए स्टील के केस में। ठीक, अब आइडियल कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए लोडिंग हुई तो जैसे ही कंप्रेशन का फाइबर जो ऊपर का पोर्शन है बीम का, वो जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे, मतलब सिग्मा CBC पे पहुंचे, मतलब M15 कंक्रीट के लिए 5 Nm/mm² पे पहुंचे, उसी समय जो स्टील है उसमें भी टेंसाइल डेवलप होगा, वो 140 Nm/mm² पे पहुंचे। ये आइडियल कंडीशन हुई, बैलेंस सेक्शन हुआ। मतलब लोडिंग की वजह से दोनों ही स्ट्रेसेस दोनों ही स्ट्रेसेस, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेस और स्टील की स्ट्रेस, दोनों ही स्ट्रेस अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच गई हैं। दिस इज नोन एज बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन कब होता है, जब NA और NC का मान बराबर हो जाता है। ये आइडियल कंडीशन है। NA का मान NC के बराबर, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जब बराबर हो जाते हैं तो वो सेक्शन बैलेंस सेक्शन कहलाते हैं। और बैलेंस सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैक्सिमम स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में पहुंचती है, ठीक उसी समय परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में भी पहुंच जाती है। अब देखिए, लेकिन होता क्या है कि जब आप वास्तव में डिज़ाइन करते हैं तो वास्तव में जो सेक्शन बनाते हैं, B और D का सेक्शन बनाते हैं या एरिया ऑफ स्टील लेते हैं, ये अक्सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि जितना आइडियल कंडीशन में चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकें। कई बार हमारी B की, जैसे मान लीजिए B अगर हमारी 225.5 है तो हमको मजबूरी है कि 230 लेना है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से मान लीजिए हमको स्टील के 3 बार लेने हैं या 4 बार लेने हैं, 3.5 बार आ रहा है तो हमको 4 बार लेना पड़ेगा। तो ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हम बार स्टील प्रोवाइड कर सकें। जब हम स्टील प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है। तो उस केस में देखिए अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं। अब हम अगले पेज में जाते हैं। दिस इज़ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन देखिए, ये हमने दिखा रखा है, इसको समझिएगा। देखिए, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है, जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। व्हेन NA इज़ लेस देन NC, जब NA NC से कम होता है तो वो जो है न्यूट्रल एक्सिस, तब ये हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ये देखिए, ये पर्टिकुलर B और D बीम दिखाई दे रही है। ये स्ट्रेस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है NC, और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, रेड कलर डॉटेड देखिए 2 लाइन दिख रही हैं, एक न्यूट्रल एक्सिस दिखा है जिसमें ANA लिखा हुआ है, उसके ऊपर से डेप्थ NA है। तो अगर टॉप फाइबर से देखें
तो ग्रीन कलर आपको NC दिखाई दे रहा है, और जहाँ ANA है वो कलर आपको NA है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। जाहिर है इस पर्टिकुलर केस में NA का मान जो है NC से कम है। अब देखिए दो सिचुएशन हमारे पास आती है। हम ये मान लें कि कंक्रीट, अगर पहला केस देखिए 1 रेड कलर में दिखा है पहला केस, अगर हम ये मान लें कि जो कंक्रीट है वो पूरी सिग्मा CB तक स्ट्रेस हो रही है, मतलब M15 के लिए वो 15 न्यूटन पर mm² तक स्ट्रेस हो रही है, तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए NA से अगर वो लेते हुए जाएंगे, NA ये दिया हुआ रेड कलर में, अगर हम रेड कलर की डॉटेड लाइन ले जाएंगे तो नेचुरल है ये जो ट्रायंगल मिलेगा वो सिग्मा STA/M से ज़्यादा वैल्यू होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सिग्मा CBC तक इसको स्ट्रक्चर को स्ट्रेस करेंगे तो नेचुरल बात है जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिग्मा ST/M से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 140 न्यूटन पर mm² अगर हम Fe250 ले रहे हैं उससे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमने सिग्मा ST/M को, मतलब स्टील को हमने 140 ले लिया, स्टील को 140 ले लिया, देखिए अभी हमने रेड कलर से इसको ज्वाइन किया तो ये सिग्मा CBC से कम आ रहा है, सिग्मा CB से कम आ रहा था, 5 न्यूटन पर mm² से कम आ रहा है। ये हमारी एक्सेप्टेबल कंडीशन है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर है उसमें हम स्ट्रेस को सिग्मा ST 140 से ज़्यादा नहीं ले सकते और सिग्मा CBC को 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। किस पर्टिकुलर एग्जांपल में? M15 और Fe250 के एग्जांपल में। तो देखिए यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला। फॉर Fe250 एंड M15 इफ़ कॉन्क्रीट रीचेस 5 MPa, देखिए अगर कॉन्क्रीट 5 MPa पे पूरी पहुँच जाएगी तो स्टील क्या होगा 450 MPa से एक्सीड कर जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे केस में देखिए हम क्या कह रहे हैं, इफ़ स्टील रीचेज 140 MPa, अगर स्टील 140 पे रहता है तो कंक्रीट डज नॉट रीच 5 MPa, देखिए 5 MPa पर नहीं पहुंच रही है, तो दिस इज़ द एक्सेप्टेबल कंडीशन। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू अंडर फेल्योर फर्स्ट एंड द कॉन्क्रीट डज नॉट रीच इट्स लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब लोडिंग होगी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में तो स्टील पहले फेल करेगा और कंक्रीट बाद में फेल करेगी। तो इसका मतलब स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा जब लोडिंग होगी फेलियर के समय, और कंक्रीट बाद में पहुंचेगी। इस तरह का फेलियर डक्टाइल फेलियर होता है। डक्टाइल फेलियर ये इसलिए होता है कि अगर ये फेल करेगी, अगर हम ये कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं करते कि ये फेल करे, लेकिन यदि ये फेल करेगी तो क्या होगा, ढेर सारे डिफॉर्मेशन होंगे स्टील के। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था तो डक्टाइल फेलियर होता है, तो बीम में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा तब ये फेल होगा, ऐसे ये फेल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेक्शन हम देखते हैं, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें NA एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान NC से ज़्यादा होता है। अगेन देखिए जस्ट उल्टी सिचुएशन है, ये देखिए स्ट्रेस B और D, ये मैं बीम दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिग्मा CBC ST/M, ये देखिए NC मैंने दिखाया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। NA देखिए NA का मान NC से ज़्यादा है तो ये रेड कलर में नीचे आ गया। अब ग्रीन कलर से देखिए दो केस हो रहा है, या तो मैं सिग्मा ST/M को ऊपर तक जोड़ दूँ या सिग्मा CBC से जोड़ूँ, मतलब दो एक्सट्रीम से जोड़ रहा हूँ। देखिए एक मैं ग्रीन जोड़ रहा हूँ सिग्मा ST/M एक्सट्रीम से, तो अगर मैं ये मान रहा हूँ कि स्टील पूरी स्ट्रेस पे 140 पे स्ट्रेस हो गई ये Fe250 के लिए, तो सिग्मा CBC का मान क्या है, ये एक्सीड कर गया। लेकिन यदि मैं देख रहा हूँ कि सिग्मा CBC अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचा है तो सिग्मा ST जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, परमिसिबल वैल्यू पे नहीं पहुँचा है। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या होता है? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब होता है कि इसमें स्टील की वैल्यू ज़्यादा पड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच जाता है और स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम M15 और Fe250 ले रहे हैं केस और लोडिंग कर रहे हैं, तो यदि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो क्या होगा, कंक्रीट तो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस 5 न्यूटन पर mm² पे पहुंच जाएगी, लेकिन जिस क्षण कंक्रीट अपनी 5 न्यूटन पर mm² स्ट्रेस पे पहुंची होगी उस मोमेंट स्टील जो होगा वो 140 से कम स्ट्रेस हुआ होगा। तो ये सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाते हैं। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन थोड़े से डेंजरस होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कंक्रीट फेल होता है और कंक्रीट डक्टाइल नहीं होता है, वो खींचती नहीं है, तो कंक्रीट का फेलियर जो है कैटास्ट्रॉफिक होता है, एकदम से होता है, सडन होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर, ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक 250 mm विड्थ की एक बीम है
जिसका इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है 550 mm है और 4 बार 14 mm की है, तो एरिया ऑफ स्टील 769 है। ठीक है, ये मैं आपको एक्चुअल और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस समझा रहा हूँ। तो देखिए, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस हम लोगों ने निकाला था, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हमारा आया था 197 mm और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस आया था 164 mm। ठीक है, अब ये देखिए हमने स्ट्रेस डायग्राम बनाया, तो ये पर्टिकुलर केस था हमारा M20 और Fe250 का, और M का मान था 13। ये पिछला एग्जांपल हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये फिगर देखिए, ये ग्रीन कलर का देखिए, ये देखिए 7 MPa हो गया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है 164, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है 175, 197 सॉरी। अब देखिए, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये मान लें कि अगर स्ट्रेस जो है कंक्रीट में 7 MPa तक चली जाती है, तो 7 MPa तक चली जाती है, तो ग्रीन वाला ट्रायंगल देखिए, तो 7 MPa डिवाइडेड बाई Na विल बी इक्वल टू सिग्मा ST1 डिवाइडेड बाई D माइनस Na। तो यदि इस फिगर को हम यहाँ पे रखें, तो देखिए ये हमने रखा 7/164 इज इक्वल टू सिग्मा ST1। सिग्मा ST1 क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस जो आएगी, कब आएगी, जब कंक्रीट जो है 7 MPa पे पहुँच जाएगा, अपॉन 13 इंटू 500 माइनस 164। तो ये स्ट्रेस आई मतलब 186 MPa। इस पर्टिकुलर एग्जांपल का मतलब ये हुआ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल का मतलब ये हुआ कि यदि इस पर्टिकुलर केस में एग्जांपल में लोडिंग की वजह से हम कंक्रीट को 7 MPa CB सिग्मा मतलब सिग्मा CBC तक स्ट्रेस कर देंगे, तो सिग्मा ST का मान कितना हो जाएगा, 186 MPa हो जाएगा, जो कि 140 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए डिज़ाइन में हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए ये पर्टिकुलर फर्स्ट फिगर हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखिए दूसरे केस में क्या है कि हम ये माने कि ये 140/m मतलब 140 तक स्टील पहुंचा हुआ है, और इसको हमने ऊपर तक प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए ये ग्रीन कलर का 7 से कम में आ रहा है। अगर हम फिर सिमिलर ट्रायंगल्स से निकालें, तो सिमिलर ट्रायंगल से बनेगा सिग्मा CBC1 मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेस होगी अपॉन 164 दैट इज़ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस डिवाइडेड बाई सिग्मा ST/m मतलब स्टील में जो स्ट्रेस अगर 140 पहुंच जाती है तब क्या होगा, तो सिग्मा CBC1 का वैल्यू क्या है, 5.25 MPa आ रहा है। 5.25 MPa मतलब 7 से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में स्टील जब 140 पहुंचेगा तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी पहुंचेगी, 5.25 पहुंचेगी, मतलब अपनी अलाउबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचेगी, मतलब कितनी, 7 से कम पे पहुंचेगी। अब देखिए दो फिगर आया हमारे पास यहाँ पे। एक चीज़ आई कि अगर हम एक न्यूट्रल एक्सेस से मानते हैं नीचे से कि अगर सिग्मा ST हमारी सिग्मा CBC अगर 7 पे पहुँचेगी, तो ऑब्वियसली क्या है कि सिग्मा ST पे स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा ST जो है 140 से ज़्यादा हो जा रहा है, 186 हो जा रहा है। देखिए इसका मतलब ये फिगर अलाउड नहीं होगा, हमें दूसरा वाला केस अलाउड होगा, केस 2, जहाँ पे हम स्टील को मानेंगे कि 140 पे पहुँच गया, तो सिग्मा CBC का मान कितना आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, 5.25 MPa आ रहा है। तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ये हुआ। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ऐसे भी हुआ क्योंकि Na का मान NC से कम आ रहा है। देखिए Na जो है 164 है और NC जो है वो कितना है, 197 है। तो Na इज़ लेस देन NC, इसका मतलब वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मतलब ये हुआ कि जो स्टील है वो अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा और उस समय कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचेगी। अब देखिए इस पूरे आज के जो लेक्चर है इसमें जो कंक्लूज़न है ये हम लोग डिस्कस कर लें। ये देखिए कंक्लूज़न है। देखिए कंक्लूज़न ये है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हम किससे निकालते हैं, इक्विवेलेंट एरिया डायग्राम से निकालते हैं, और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो किससे निकालते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालते हैं। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक एरिया के मूवमेंट को इक्वेट करके जो हम निकालते हैं, एक्चुअल जो हमने सेक्शन दिया हुआ उसके एरिया को इक्वेट करके जो हम निकालते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, और जो स्ट्रेस डायग्राम से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होता है। और इन दोनों एक्सेस को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन है या अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो अगर Na का मान NC के बराबर आता है तो हम इसको बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। Na का मान NC से कम होता है तो हम इसको अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं, और Na का मान NC से अगर अधिक होता है तो हम इसको ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। तो देखिए आज हमने जो स्ट्रक्चर है फिर से रिकैप कर लें कि हमने जो वो देखा वो ये देखा कि किस तरीके से हम सेक्शन को सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरह से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं,
और किस तरह से हम सेक्शन को अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो बच्चों आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम और इसको पढ़ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा नोट्स, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इस पे और डिस्कस करेंगे।